नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपको सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब भी समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरीके एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। और बेहद आम शिकायत जो कानून में पड़ती हैं वो ये कि पुलिस स्टेशन में उनकी बात सुनी नहीं गई, उनकी समस्याओं को सही तरीके से सुलझाया नहीं गया, या फिर ये कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देखते भी हैं कि अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि कानून के बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं होती है। आज हम बात करेंगे उत्तराधिकार के क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, उत्तराधिकार से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, और इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए अगर आपको भी कोई परेशानी है उत्तराधिकारी से जुड़ी हुई, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके हमारी मदद ले सकते हैं। उत्तराधिकार से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजेश लाठीग्राज जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। राजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि उत्तराधिकार से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। किसी भी संपत्ति में जब भी कोई लीगल हायर होते हैं, उनके बराबर इनके अधिकार देने के लिए 2005 में लड़कियों को भी समान अधिकार मिले। इसलिए 2005 के अंदर ये व्यवस्था की गई कि लड़कियों के भी बराबर के समान अधिकार रहेंगे प्रॉपर्टी में। और उसके मुताबिक 2005 के बाद से अब सारी संपत्ति के अंदर जो पुश्तैनी संपत्ति थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर लड़कियों के भी समान अधिकार जैसे लड़के के होते थे और जैसे दूसरे लीगल हायर्स क्लास 1 के कैटेगरी के लीगल हायर्स है, उसके अंदर लड़कियों को भी जोड़ दिया गया है और लड़कियों के भी समान अधिकार 2005 के बाद से सारी संपत्तियों में। ठीक है। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से रविंद्र जी। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है आपको, अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए अपनी बात। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है जी, पेरेंटल प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार है जो 2005 से। जी ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी पर बेटियों का क्या अधिकार है? 2005 के जो अमेंडमेंट आया था, 2005 में जो अमेंडमेंट आया था, उसके जिस वक्त अमेंडमेंट आया था, अगर बेटी उस वक्त जीवित थी, जो बेटियां उस वक्त जीवित थी, और उसका रिट्रोस्पेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि वो 2005 में जीवित होना ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद उसको समान अधिकार है उस प्रॉपर्टी के अंदर। वो अगर 2000 अमेंडमेंट के टाइम पे वो जीवित थी तो उनके पूरे अधिकार हैं इस प्रॉपर्टी। शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी बात आपने रखी और आप उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब भी मिला होगा। हमारे साथ एक और दर्शक सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, पंकज, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है आपको, अपनी बात रखिए। सर, हमारे एक नोटिस आया है जी सर, पुलिस अधीक्षक से सुल्तानपुर थाना चांदा से। हाँ, गुंडा नियंत्रण में आया है। एक बार फिर से अपनी बात रखिए। साथ साथ क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सर? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें जानना चाहते हैं धारा 145, 332, 353, 504, 224, 225। जी सर, ये धारा लगी हुई है और इसमें गुंडा एक के तहत आया है, मतलब अच्छा, नोटिस। हाँ, इन पर गुंडा एक्ट के तहत जी अच्छा, कहिए। हाँ,
तो सर इसमें क्या हो सकता है? इसमें क्या हो सकता है? 147, 353, 205, 207, 225 और गुंडा एक्ट के तहत इन पर धाराएं लगी हुई हैं। इन पे जो धारा लगी हैं तो उस नोटिस के अंदर उनको बताया गया होगा कि इन अथॉरिटीज़ के आगे इनको पेश होना है, और जो धारा लगी है उसको ये कंटेस्ट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, और उसको कंटेस्ट करने का इनके पास कानूनी प्रावधान है, और उसके अकॉर्डिंगली ये वहाँ जाकर पेश हुए जिस तारीख को भी इनको दी गई है, जो इनके पास नोटिस वगैरह आया है, और अपनी बात अपनी वहाँ पर कहें उस फोरम पे जहाँ पर इनको आया है। उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मिला होगा। हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, अली अख्तर साहब गौरीगंज से। अली अख्तर साहब, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है आपको? रखिए अपनी बात। सर जी, हमारे यहाँ तरन गांव ग्राम सभा में जो सिंहपुर ब्लॉक में आता है जी, यहाँ पर एक चारागाह की जमीन थी जो पक्का 16 बीघा थी, जिसका मुकदमा भी मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन वो चारागाह जगबंदी के दरमियान जो है उसको कटवा कर किसी एक दबंग व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, जिसका मैं जिला रायबरेली में उसका मुकदमा भी किया हूँ सर, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं। इसके लिए उसकी सलाह क्या है, कहाँ इसके लिए अपील किया जाए? जी, चारागाह की जमीन है सर, उसके सारे इंतखाब वगैरह हमारे पास पहले से नक्शा चकबंदी के पहले ही रखे हुए हैं। तो इसमें क्या कुछ कदम? इनकी जो समस्या है उसके अंदर इन्होंने जो अपना मुकदमा डाला हुआ है, मुकदमा थोड़ा क्योंकि लैंड से रिलेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अगर ये इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, अपनी ओनरशिप और अपना टाइटल ये प्रूव कर सकते हैं कोर्ट में, और अपना कब्जा प्रूव कर सकते हैं वहाँ पर, तो कोई भी कब्जा गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी पे करता है तो उसको हटा दिया जाता है, लेकिन एक समय लगता है, उसके अंदर जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा इनको। ये अपने पूरे दस्तावेज पेश करें अथॉरिटी के सामने, या जहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट में जहाँ पेश होते हैं ये कोर्ट के सामने, वहाँ पेश होकर अपने सारे दस्तावेज ले जाएं, उनको गवाही वगैरह होकर इनका जैसा भी मुकदमा चल रहा है जल्दी निपटारा होगा। अगर इनका कानूनी अधिकार है तो इनको मिलेगा कब्जा वापस। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पटना से एक और दर्शक इस वक्त दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। क्या समस्या है आपको? अपनी बात रखिए। सर, मेरे दादा का जो एक्सीडेंट सर 2000 ईस्वी में हो चुका है। 2000? और वो सर 2000 में हुआ है, 2000 ईस्वी से सन 2000 जो हुआ जी। तो सर ट्रैक्टर से हुआ था, जो सर ट्रैक्टर वाला जो ऊपर जो चढ़ा दिया था, तो उसमें सर हम जो है कोर्ट में जो है केस वगैरह किए थे, लेकिन जो सर मेरा वकील जो था वो ढंग से नहीं रहने के कारण से वो केस पूरा में छोड़ना पड़ गया था सर। तो मैं चाहता हूँ सर कि फिर जो है सर इस केस को पूरा खोल सकते हैं कि नहीं कितने दिन के बाद? आपकी बात हम तक साफ तरह से पहुंच नहीं पा रही है। क्या आप नहीं, मैं समझ नहीं पाया इनके। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप अपनी बात रखें। सर, मेरे दादा का जो है एक्सीडेंट हो चुका है जिसे 2000 ईस्वी में। जी, ठीक है। तो सर वो ट्रैक्टर वाला जो है उनपे जो है चढ़ा दिया था, तो सर उसपे हम क्लेम किए थे। अच्छा। तो सर एक कोर्ट में केस जो है काफी दिन चला, लेकिन सर उसका जो है पूरा क्लियर निर्णय नहीं आया, और वकील का जो है सर कुछ हमसे जो है डिमांड ज्यादा करने की वजह से हम बीच में उसको छोड़ दिए। तो फिर सर हम चाह रहे हैं कि वो केस को हम चला सकते हैं कि नहीं? इनका ये कहना है कि इनका सवाल समझ गया मैं। इनका ये है कि कुछ इनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके अंदर ट्रैक्टर से क्लेम ले रहे थे, लेकिन क्लेम आया नहीं इनके पास। इनकी जो समस्या है उसमें क्लेम आया नहीं, हो सकता है इनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रही हो, या कोर्ट में ये प्रॉपर उसको प्रोसीड अपना केस बीच में इन्होंने ये भी कहा कि वकील से कुछ पैसे का कुछ हाँ, हुआ था। अगर ये थे तो आज इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये कानूनी सहायता ले सकते थे, वहाँ पर लीगल एड में जा सकते थे, वहाँ पर बिना किसी फीस के इनको वकील अपॉइंट होता है, वो भी अपना रेमेडी ले सकते थे। और उसके बाद अगर इनका कुछ रह गया है तो ये ऊपर इनको अपील करने का मौका है, ये हाई कोर्ट जहाँ अपील करें, अपनी जो बात कुछ रह गई है नीचे कोर्ट में कहने की, वो अपना ऊपर हाई कोर्ट में कहें और अपनी बात रखें वहाँ पर प्रॉपर तरीके से। यानी अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। एक बार फिर बता दें, उत्तराधिकार से जुड़े क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। सर, जो बात उत्तराधिकार से जुड़ी हुई कर रहे थे, तो सक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ये बनता है, कैसे हम अपना अधिकार जमा सकते हैं, किन प्रॉपर्टियों पर? जी, अगर बात यहाँ पर सेपरेट की जाए, एक मेल की जाए या फिर फीमेल की जाए, महिला पुरुष की बात की जाए, तो किन चीज़ों पर यहाँ पर अधिकार हम अपना जमा सकते हैं? देखिए जी, जितनी भी चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, जो डिसीज छोड़ के जाता है और वो वसीयत नहीं करके जाता, तो वो कैटेगरीज हैं कानून के अंदर
क्लास 1 के लीगल हायर्स होते हैं वो उसको इनहेरिट करते हैं। क्लास 1 के अंदर जैसे फादर की डेथ होती है तो उनका लड़का, लड़की, मदर, ये लोग उसको जितने बच्चे हैं उनके क्लास 1 के वो इनहेरिट करते हैं। वो नहीं है तो क्लास 2 के जो होते हैं, क्लास 2 के अंदर आते हैं इनके दूसरे लीगल हायर्स आते हैं, क्लास 3 के होते हैं, क्लास 4 के, अलग अलग कैटेगरीज है। जिस तरह से रिश्तों की दूरियां बढ़ती है उसी हिसाब से कैटेगरीज बनाई गई है सक्सेशन के अंदर, और वो उसी हिसाब से इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। अब उसके अंदर प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, उनको अगर उन्होंने बंटवारा करना है, शेयर उसको अलग अलग करना है, तो वो अपना सूट फॉर पार्टीशन डालें, कोर्ट के अंदर जाएं, कोर्ट उसको या तो अपने आप बैठ के उसका पार्टीशन कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं, उसके लिए वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं अपने के भी, ये इससे हमने बांट लिए। नहीं तो ये कोर्ट में जाएं, अपना दावा डालें और दावा डाल के अपना अपना हिस्सों को वो बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है, लगातार उत्तराधिकार से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त है शिवपाल, बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। शिवपाल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए, क्या परेशानी आपको? जी सर, मेरा नाम शिवपाल नहीं सर, वीरपाल सिंह है। अच्छा वीरपाल जी, कहिए अपनी बात, कहिए, माफ कीजिएगा, आपका नाम सही करा देंगे, बताइए। जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हम एक कंपनी से जुड़े थे साईं प्रसाद से। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, साईं प्रसाद कंपनी से जुड़े थे सर। अब वो कंपनी सर 2-3 साल से बंद है। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या प्रोग्रेस, कहाँ पे वो करना चाहिए? जी, इनका लेबर से जुड़ा हुआ डिस्प्यूट है। ये कंपनी में काम करते थे, मुलाजिम थे, किसी भी सेक्शन में काम करते थे। अगर वो कंपनी बंद हो गई है तो कंपनी जरूर वाइंडिंग अप में गई होगी। वाइंडिंग अप में कंपनी पिटीशन दली होगी, वहाँ पर इन्होंने कंपनी के जो असेट्स हैं उसको करके प्रोरेटा बेसिस में इनके प्रेफरेंशियल राइट बनता है। इनका जो भी ड्यूज इनके बाकी हैं, बकाया हैं, चाहे वो वेतन हो, चाहे इनका फंड से जुड़ा हुआ मामला हो, वो ही अपना वहाँ पर क्लेम फाइल कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट से इनको मिलेगा अगर वहाँ पर कंपनी वाइंडिंग अप में गई है। अदरवाइज अगर वाइंडिंग अप में नहीं गई और कंपनी बंद हो गई है, कुछ किसी और वजह से बंद हो गई है, तो उसके लिए आप जो है अपना प्रॉपर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनकी कोई संपत्ति वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह है, अगर वो वाइंडिंग अप में नहीं गई है, तब भी आप अपना क्लेम डाल सकते हैं और आपको आपके राइट जो भी होंगे, अगर प्रॉपर्टीज उनकी बिक के मिल सकते हैं तो जरूर मिलेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवराज हमारे साथ दिल्ली से एक और दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, स्वागत है आपका, किस तरह की परेशानी है आपको, क्या दिक्कत है, रखिए अपनी बात। हेलो जी शिवराज जी, कहिए। कहिए शिवराज जी, अपनी टीवी की आवाज कम कीजिए, सीधे सवाल पूछिए। हाँ जी, दिक्कत ये है सर, मेरा डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद यूपी से रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। फरुखाबाद के रहने तो वाले, दिक्कत ये है, कुछ जमीन है मेरी गांव में जो, ठीक है। तो वहाँ पे फिलहाल मेरा भी कब्जा है, बस मेरे पास उसका जो इंसाफ वगैरह ओके है, तो मेरे पास जो कागज है पूरे हैं। पर कुछ दबंग लोगों ने थोड़ा बहुत उस पर कब्जा चारों तरफ से जमीन पे कर रखा है। तो करीब 1 बीघा 1 बिसो 21 बिसुआ जमीन है जो मेरे पास जी। तो कुछ लोगों का उस पर है कब्जा। तो मेरा कायमगंज डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में कायमगंज न्यायालय में मेरा केस चल रहा है उस पर। अच्छा। तो कुछ दबंग लोगों ने मिलजुल के उस पर कब्जा कर रखा है और उसका बैनामा भी करा रखा है। ठीक है, उससे पहले मेरा कब्जा है, मेरा बैनामा है, मेरे पास पूरे उसके कागज हैं। तो अभी तक उसका 1.5 साल करीब हो गया, अभी कोई उसका मतलब डिसीजन नहीं आया कोर्ट। ठीक है, इन्होंने जान लेते हैं जी। इनका सवाल ये है कि इनकी जमीन थी, दबंगों ने कब्जा कर लिया है और 1.5 साल हो गया, कागज सब इनके पास हैं, लेकिन बेनामा उन्होंने भी करा लिया है। इन्होंने ये बताया कि इनका कोई मुकदमा भी चल रहा है। देखिए, जो आपका मुकदमा चल रहा है वो रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा होगा, तहसील में चल रहा होगा या सिविल कोर्ट में चल रहा होगा। उसके साथ अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी का बेनामा कर दिया है, जिसको आप मानते हैं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको एक क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए, क्रिमिनल कंप्लेंट भी डालनी चाहिए, जिसके ऊपर इनके ऊपर आईपीसी की धाराओं के अंदर केस रजिस्टर्ड हो सकता है कि क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को बिना बताए कोई आदमी बेच रहा है और उसका बेनामा कर रहा है, जबकि वो उसका ना लीगल हायर है और गैर कानूनी तरीके से कब्जे में आना चाहता है। ट्रेसपासिंग भी बनती है और आईपीसी के सेक्शंस के अंदर उन पे 420 468 के मुकदमे भी बनते हैं, कोई जाली कागज बना के कोई आपकी प्रॉपर्टी बेचता है तो आप उसमें भी जाइए। बाकी रेवेन्यू कोर्ट में आप अपने सारे खतौनी वगैरह जो है, चकबंदी वगैरह आप दिखाइए, अपनी सिजरा दिखाइए, जो खसरा है आपका, उसके हिसाब से दोबारा आप पैमाइश करा सकते हैं और आप अपने राइट ले सकते हैं कोर्ट में, अपने सब चीज़ें आपको साबित करनी पड़ती है।
ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराधिकार से जुड़े मामलों पर हम बात कर रहे हैं, तो हम विल और वसीयत पर भी यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इसका प्रोबेट कब क्या करना चाहिए इसको लेकर। वसीयत कोई भी बालिग आदमी अपनी लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी जो उनकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने खुद अर्जित करी है, उसके लिए वो कर सकता है। और वसीयत करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसको एक डेक्लेरेटरी फॉर्म में करना पड़ता है कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में ये चीज़ें अर्जित करी हैं और ये संपत्ति मैं इस तरीके से बांटना चाहता हूँ। उसके अंदर 2 गवाह होना जरूरी है। वो गवाह जो हैं उस वसीयत कर्ता के सामने साइन करते हैं, वसीयतकर्ता उन गवाह के सामने साइन करते हैं। उसको रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, इसके अंदर कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट जो है इफेक्टिव होता है आपकी डेथ के बाद, जिसने वसीयत करी है उसकी डेथ के बाद उसको उस तरीके से मिलते हैं। उसमें एक सुझाव ये रहता है कि अगर आप वसीयत कर रहे हैं और आप मान लीजिए 50 साल के हैं, आप वसीयत कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि आपकी मृत्यु के बाद वो एग्जीक्यूटर उस वसीयत को आपकी इच्छा अनुसार इम्प्लीमेंट करा सके और आपके शेयर को बराबर तौर पे बांट सके। और वो एग्जीक्यूटर का रोल अच्छा होता है। और उसमें एक छोटी सी सलाह ये रहेगी कि अगर वो एग्जीक्यूटर होता है तो जैसे करने वाला 50-60 साल का है, तो एग्जीक्यूटर को कम एज का होना चाहिए, 25-30 साल का होना चाहिए, ताकि वो जीवित रहे जब तक वो एक एज का थोड़ा सा ठीक रहे। तो वो एग्जीक्यूटर का अच्छा रोल होता है। आपका वकील भी आपका एग्जीक्यूटर हो सकता है, उसमें कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त अशोक जुड़ चुके हैं जौनपुर से। अशोक जी, स्वागत है आपका। कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी? रखिए अपनी बात। साहब, हमारा जो है कि हमारे यहाँ चकबंदी चल रही है। चकबंदी में सीओ, हेलो साहब जी, सुन रहे हैं आपको। चकबंदी चल रही है। चकबंदी में जो है कि सीओ के यहाँ एक मुकदमा चल रहा था। तो सीओ जो है हमारे चक को चक्करे कर दिए। उसके बाद तो फिर एक आदमी जो है कि उसके जो है कि चपोट मारने के लिए उसके जो है कि मुकदमा दायर किया, सीओ साहब ने उसको खारिज कर दिया। अच्छा। अब खारिज कर दिया तो उसके बाद तो फिर उसने डीडीसी के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया डायरेक्ट। उसके बाद जो है डीडीसी का यहाँ खारिज हो गया। फिर अशोक, काफी डिस्टर्बेंस आ रही है, आपकी बात हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है। आ गया। एक बार फिर रखिए अपनी बात। तो ये सीओ साहब जो है 2 बार जो है कि चलिए अशोक, हम चाहेंगे कि नीचे जो हमारा पता दिया गया है, जो हेल्पलाइन है, आप यहाँ पर अपना एक चिट्ठी लिख सकते हैं। जो भी आपको परेशानी है, एक पूरी चिट्ठी लिखिए और हम आपकी पूरी मदद यहाँ पर करेंगे। नीचे एड्रेस दिया हुआ है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगजीत अमरोहा से। जगजीत जी, कहिए अपनी बात, क्या परेशानी है आपको? हाँ जी सर, एक दुकान हमने और मैंने और मेरे चाचा ने खरीदी थी 1960 में, सन 1960 में। ठीक है। एक ही सेल की बनाने से। ठीक है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, एक ही बनाने से खरीदी थी 1960 में। अब उनका देहांत हो गया है 1990 में। ठीक है। तो आगे के मालिक वो है, आगे के मालिक हम हैं। आगे के मालिक उनके वारिसान, जिनकी डेथ हुई है, आगे के मालिक हम। जी ठीक है। अब पार्टीशन का दावा किसे बंटवारेगा? बंटवारे का दावा करना चाहते हैं आप? दावा क्या है ना, क्या हुआ है अदालत में? अच्छा। अदालत में दावा किया था हमने 1998 में, 98 में। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने दोहराए मुकदमा, एक उनके वारिसानों ने दोहराए मुकदमा, एक फर्जी दस्तावेज बनाकर इन्होंने सन 68 में अपना आधा हमारे पिता को दे दिया था। वो पेपर अनरजिस्टर्ड है, हमारे हस्ताक्षर फर्जी बना लिया उन्होंने। अच्छा, तो बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो उसमें मतलब है हमने दावे में हमने अपने पक्ष को बढ़ाया है, उस बढ़ा था हमने अपने ये अपनी रिपोर्ट दिया है, तो पेपर दस्तावेज दाखिल किया है प्रतिवादी करने, उस पर इनके हस्ताक्षर नहीं है, किसी और के हस्ताक्षर है। अच्छा, 1960 में एक जमीन। जी ठीक है, जान लेते हैं क्या हो सकता है इसमें। जो इनकी समस्या है वो ये है कि जो इनके पार्टनर थे, जो 1960 में जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी गई है, उस जॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने जब पार्टीशन का दावा डाला तो इनको पता लगा कि उसने कुछ दस्तावेज बना के सारी प्रॉपर्टी अपने आप
अपने नाम कर लिए, कुछ इस तरह का इनका 1998 में उन्होंने बंटवारे के लिए बोला, लेकिन 1968 में पहले ही डॉक्यूमेंट हो चुके थे, वो ऐसा कुछ दावा लेकर आ रहे हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पिताजी वगैरह ने नहीं करे आप उनके पार्टनर के नाम में, तो आप उन डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकते हो, और उसको चैलेंज करने के साथ उसमें आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल सकते हो कि फर्जी दस्तावेज लगाया है कोर्ट में। और फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने के लिए 340 की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगा सकते हो कि कोई भी मिसगाइड करने के लिए कोर्ट को कोई फर्जी डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाया जाता है तो उसके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। और साथ में आप अपने जो राइट हैं अपना आपके जो दूसरे लीगल हायर से वो इसको लड़ते हैं तो इसके अंदर आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट फर्जी है तो वो फर्जी आप साबित कर दीजिए, आपको आपके राइट जरूर मिलेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बनारस से हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त श्री गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं। गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है आपको, कैसे मदद कर सकते हैं आपकी, कहिए। गोस्वामी जी रखिए अपनी बात। हेलो सर। कहिए गोस्वामी जी। हेलो। हाँ सर, मेरे को ये परेशानी है, मैं गुजरात बनासकांठा से बोल रहा हूँ। हाँ सर। हेलो सर। अपने टीवी की आवाज कम कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे रेशन कार्ड है ना, जो रेशन कार्ड जी वो APL है, वो BPL करने के लिए मैंने वो माँ अंत्योदय योजना निकाली है ना सर। गुजरात में जो CM मुख्यमंत्री जो वो योजना बताई है, वो माँ अंत्योदय योजना। हाँ ठीक है, आप क्या चाहते हैं? जिसके बारे में सर मेरे ये जानना है कि वो मैंने डॉक्यूमेंट दिया लेकिन वो सिक्का नहीं लगाया मामलतदार ने। आपकी टीवी की आवाज ज्यादा खुली हुई है, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी इनका सवाल समझ नहीं आ रहा इनका सवाल फिर भी ये है कि राशन कार्ड ये अबव पॉवर्टी लाइन में है और ये BPL का कार्ड यहाँ पर बनवाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स इनने सारे दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसमें आप संबंधित अगर विभाग में जाएंगे, जहाँ अंत्योदय जो भी यहाँ पर होता है, अगर संबंधित विभाग में जाएंगे तो आपकी समस्या का यहाँ पर समाधान जरूर किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, बात उत्तराधिकार से जुड़े ही कानूनों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हमारा देश ऐसा है जिसमें कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। किस प्रॉपर्टी पर किस धर्म में कितना हक यहाँ पर जताया जा सकता है? देखिए, समान अधिकार एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लड़कियों को मिल चुके हैं, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट को जहाँ तक है। और जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात है तो उनके जो अपने लॉ गवर्न करते हैं उसमें हाँ ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बैकफुट पे है, उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाते। और जैसा कि अधिकार किसी भी चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या उनके घरेलू अधिकार हो, वो उसमें नहीं मिल पाते। लेकिन जहाँ तक हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात है, यहाँ पर जो दोनों में भेदभाव है, डिस्टिंक्शन करी हुई है, वो डिस्टिंक्शन तो है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो उनके एक्ट हैं वो उनके हिसाब से चलते हैं। आजकल देखिए जैसे तलाक के ऊपर भी बात चल रही है, ट्रिपल तलाक को खत्म करने की बात चल रही है। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कैलाश सिंह दिल्ली से। कैलाश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। सर, मेरी बेटी कैरियर कॉलेज मतलब हबीबगंज में पढ़ती थी। अच्छा सर, मेरी बेटी हबीबगंज में पढ़ती थी कैरियर कॉलेज में। ठीक है जी, वो क्या काम हुआ, 18 फरवरी को मतलब डिग्री मिलने वाली थी और हमारी बेटी को 10 फरवरी को मार दी गई। अच्छा ठीक है, आगे कंटिन्यू सवाल करिए पूरा। तो जब मारी गई तो हम मुझे वहाँ कॉलेज आने में हमारे को यही उन्होंने सचिव ने यही कहा कि जो हाल तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है वही हाल तुम्हारे साथ होगा, नहीं तो यहाँ से तुम सारे परिवार लेके चले जाओ, SHO की भाग तरफ जाओ। वो SHO का नाम था जी, उसका नाम राम सिंह कुछ ऐसे नाम था जी उनका। मेरे साथ 302 306 के साथ की केस था देना जी, लेकिन उन्होंने 302।
ठीक है, इनके साथ आप चाहते हैं जी। इनके साथ एक बहुत दुखद घटना घटी है कि इनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो और ज़्यादा दुखद है इनके साथ के एसएचओ ने इनको पूरा एंटरटेन नहीं किया। तो इनको चाहिए था कि उससे ऊपर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर तक ये जा सकते थे, अपनी बात को कह सकते थे। ऐसा नहीं है कि इनके पास रेमेडी सिर्फ एसएचओ तक की है, ये ऊपर तक बात पहुँचाए तो इनकी जो लीगली है इनका एक्शन जरूर होगा इसके ऊपर, क्योंकि दुर्घटना हुई है, ये प्रॉपर कंप्लेनेंट है, उसके इनकी कंप्लेंट पे एफआईआर होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसके लिए इनको चाहिए कि हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें और हायर अथॉरिटीज़ इसके बाद इसको पूरा मामले को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर तुरंत एक्शन करेगी और जरूर इनको न्याय मिलेगा। कैलाश जी, अधिकार यहाँ पर हर किसी को दिया गया है इंसाफ का। अगर एक एसएचओ बात यहाँ पर नहीं सुनता है, आप अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई यहाँ पर किया जाए, सुनवाई आपकी होगी। बाकी हम चाहेंगे कि आप अपना पत्र चिट्ठी लिखें हमारे पते पर और आपकी और संभव मदद यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इन तमाम लोगों की परेशानियों को आपने हल किया। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।